अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी है घमंड का अंजाम। नूराबाद कोई साधारण शहर नहीं था। मस्जिद की अजान से सुबह होती थी और बाज़ारों की रौनक से रात। लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और हर घर में दिन की कुछ न कुछ महक थी। मगर इसी शहर में एक ऐसा शख्स भी रहता था जिसके दिल में वे एक महक धीरे धीरे उड़ चुकी थी और उसे खुद उसका एहसास भी नहीं था। उसका नाम था हाशिम रजा। हाशिम रजा नूराबाद का सबसे बड़ा कारोबारी था। उसकी कंपनी रजा गुप्त ऑफ इंडस्ट्री शहर की आधी फैक्ट्रियां चलाती थी। कपड़ा मिल, निर्माण कंपनी, आयात निर्यात, यहाँ तक कि कई स्कूल और एक निजी अस्पताल भी उसी के ट्रस्ट के नाम पर था। लोग उसे हाजी साहब कहते थे। वह हज कर चुका था, उम्रा भी कई बार। मस्जिद की पहली सफ में नमाज पढ़ता था, ज़कात देता था, खुले आम। लेकिन उसके दिल में एक ऐसा रोग पल रहा था जिसे वह इबादत समझ रहा था। और वह एक शाम जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर भीड़ लगी थी। इमाम साहब लोगों को सब्र और तवाज़े पर बयान दे रहे थे। इमाम साहब ने कहा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स होता है और नफ्स की सबसे खतरनाक बीमारी है घमंड। जिस दिल में घमंड आ जाए वहाँ रहमत ठहरती नहीं। हाशिम रजा पहली सफ में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी लेकिन दिल में कोई हलचल नहीं थी। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। आज कितने लोगों ने मेरी तरफ देखा, किसने मेरे नए सूट की तारीफ की, इमाम ने मेरे दिए दान का जिक्र क्यों नहीं किया। नमाज के बाद एक गरीब बुजुर्ग उसके पास आए। कपड़े पुराने थे, हाथ कांप रहे थे। हाजी साहब, मेरी बेटी की शादी है, कुछ मदद। हाशिम ने जेब से नोट निकाला मगर ऐसे अंदाज में दिया जैसे एहसान कर रहा हो। लो और याद रखना, लोगों को बताना कि किसने मदद की। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे, शुक्र के नहीं अपमान के। हाशिम का घर महल जैसा था। संगमरमर की सीढ़ियाँ, झूमर, कांच की दीवारें। उसकी पत्नी जैनब बिल्कुल अलग मिजाज की थी। वह नर्म थी, दीनदार थी और दिल से डरती थी कि उसका शौहर कहीं रास्ता न खो दे। एक रात उसने कहा, हाशिम, आपने आज उस बुजुर्ग से जिस तरह बात की अच्छा नहीं लगा। हाशिम हंस पड़ा। तुम औरतों को क्या समझ, कारोबार और समाज इज्जत से चलता है। अगर लोग जानेंगे नहीं कि कौन मदद करता है तो मेरी हैसियत कैसे बनेगी। जैनब ने धीरे से कहा, मगर नियत। हाशिम की आवाज़ कठोर हो गई। मेरी नियत पर सवाल मत उठाओ। वहीं पास उनका 17 साल का बेटा अयान खड़ा था। उसने सब सुना। बेटे की आंखों में जो छवि बन रही थी वह बाप की थी और वह सीख रहा था कि इज्जत का मतलब है ताकत और ताकत का मतलब है दूसरों को छोटा दिखाना। रजा ग्रुप में एक पुराना कर्मचारी था, करीम। 20 साल से वफादारी से काम कर रहा था। एक दिन मशीन में खराबी आई, माल समय पर तैयार नहीं हुआ, नुकसान हुआ। हाशिम गुस्से में फैक्ट्री पहुंचा। किसकी जिम्मेदारी थी? करीम आगे आया। साहब, मैंने कोशिश की थी। मगर थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। तुम जैसे निकम्मों की वजह से नुकसान होता है। सैकड़ों कर्मचारी देख रहे थे। करीम की आंखों में अपमान की आग थी मगर उसने सिर झुका लिया। उस रात वे घर गया तो उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? करीम ने कहा, कुछ नहीं। मालिक नाराज थे लेकिन दिल में एक बद्दुआ उठी, या अल्लाह, अगर मैं बेगुनाह हूँ तो तू इंसाफ कर। कुछ हफ्ते बाद शहर में चर्चा फैली। रजा ग्रुप की एक बड़ी डील रद्द हो गई, करोड़ों का नुकसान। हाशिम ने इसे सामान्य उतार चढ़ाव समझा। मैं गिरने वालों में से नहीं। उसने बोर्ड मीटिंग में कहा, मेरा मुकद्दर ऊपर लिखा है। उसने कभी सोचा ही नहीं मुकद्दर ऊपर लिखने वाला कौन है। आयान कॉलेज में पढ़ता था, पैसे, गाड़ियाँ, स्टेटस सब कुछ था। उसने भी घमंड सीख लिया था। गरीब सहपाठियों का मजाक उड़ाना, शिक्षकों से बदतमीजी, नौकरों को नाम से नहीं बल्कि इशारों से बुलाना। एक दिन कॉलेज में उसकी झड़प एक साधारण लड़के से हुई, सलमान। सलमान ने कहा, इंसान की असली औकात उसके अखलाक से होती है, पैसे से नहीं। आयान हंसा। ये बातें वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता।
उस दिन सलमान ने सिर्फ इतना कहा, घमंड ज़्यादा दिन टिकता नहीं। ज़ैनब ने एक रात फिर समझाया, हाशिम दिलों को जीतिए, डर से नहीं मोहब्बत से। हाशिम ने चिढ़कर कहा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? ज़ैनब ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, इंसान। ये शब्द हाशिम को चुभ गया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी ऊंचाई को छोटा कर रहा है। धीरे धीरे कारोबार में अजीब रुकावटें आने लगी। एक प्रोजेक्ट पर केस हो गया, एक साझेदार ने धोखा दे दिया, बैंक ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। मगर हाशिम की जुबान पर एक ही जुमला था, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। घमंड का सबसे खतरनाक पहलू यही है, वह इंसान को संकेत नहीं दिखने देता। उस रात जब सब सो रहे थे, हाशिम की नींद अचानक खुली। दिल तेज धड़क रहा था। उसे सपना आया, वे बहुत ऊंचाई पर खड़ा है, नीचे लोग हैं, वे हंस रहा है। फिर जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक जाती है, वे गिरता है, गिरता ही चला जाता है और कोई उसे पकड़ने नहीं आता। हाशिम रज़ा को अभी भी यकीन था कि वह अटूट है। उसकी एक आदत थी, हर सुबह अपने दफ्तर की सबसे ऊंची मंजिल पर बने कांच के केबिन में खड़ा होकर नीचे शहर को देखता। सड़क छोटी लगती, लोग चींटियां जैसे, गाड़ियां खिलौने। वे अक्सर सोचता, ये सब मेरे नीचे हैं। रज़ा ग्रुप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नूर हाइट्स शहर का सबसे ऊंचा टावर बनने वाला था। आधे फ्लैट बिक चुके थे, करोड़ों एडवांस आ चुका था। फिर एक सुबह खबर आई, निर्माण में गंभीर तकनीकी खामी पाई गई है। नगर पालिका ने काम रोक दिया, मीडिया पहुंच गई। क्या रज़ा ग्रुप ने सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल किया? क्या सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई? हाशिम मीटिंग में चिल्ला रहा था, किसने किया ये सब? कौन जिम्मेदार है? इंजीनियरों ने धीमे स्वर में कहा, सर, हमने पहले ही बताया था कि जल्दबाजी में काम जोखिम भरा होगा। आपने कहा था समय पैसा है। हाशिम की आंखों में गुस्सा था। तो अब मुझे दोष दोगे? असलियत साफ थी, उसने जल्द मुनाफे के लिए गुणवत्ता से समझौता किया था, मगर उसका नफ्स उसे ये मानने नहीं दे रहा था। घमंड इंसान गलती स्वीकार नहीं करता, वह दोष ढूंढता है। करीम, वही कर्मचारी जिसे सबके सामने थप्पड़ पड़ा था, अब दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, मगर अंदर ही अंदर रज़ा ग्रुप के कई कर्मचारी नाराज थे। अपमान, दबाव, डर सब जमा हो चुका था। जब नगर पालिका जांच के लिए आई तो अंदर से दस्तावेज लीक हुए, सुरक्षा रिपोर्ट, सस्ती सामग्री की रसीदें, अंदरूनी मेल। किसी ने गवाही दी। हाशिम को लगा ये सब साजिश है, लेकिन सच्चाई ये थी, जब आप लोगों की इज्जत तोड़ते हैं तो वफादारी नहीं बचती। करीम ने कोई बद्दुआ जुबान से नहीं दी थी, मगर टूटे दिल की आह कभी खाली नहीं जाती। आयान अब खुलकर बाप जैसा हो चुका था। एक दिन उसने कॉलेज में एक गरीब छात्र को धक्का दे दिया। बात बढ़ी, वीडियो वायरल हो गया। कैप्शन था, शहर के अमीर व्यापारी का बेटा गरीब छात्राओं को अपमानित करता हुआ। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हाशिम घर पहुंचा, गुस्से से भरा हुआ। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आयान ने जवाब दिया, आपने ही सिखाया है कि नीचे वालों को जगह दिखाओ। ये शब्द तीर की तरह लगे। ज़ैनब कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में वो डर था जो वे वर्षों से महसूस कर रही थी। अब फल सामने था। मस्जिद के इमाम साहब खुद मिलने आए। उन्होंने सीधे बात की, हाशिम साहब, अल्लाह जब किसी को ऊंचाई देता है तो परीक्षा भी बड़ी ही होती है। तकब्बुर दिल को अंधा कर देता है। हाशिम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मौलाना, कारोबार में थोड़ी सख्ती ज़रूर होती है। इमाम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सख्ती और घमंड अलग चीज़ें हैं, आपको फ़र्क समझ नहीं आ रहा। हाशिम चुप रहा, मगर भीतर से वह चिढ़ गया था। उसे नसीहत पसंद नहीं थी, उसे प्रशंसा चाहिए थी। 3 महीने में हालात बदल गए। प्रोजेक्ट रुका हुआ, निवेशकों ने केस कर दिया,
बैंक ने कर्जे की अदायगी का नोटिस भेजा। कभी जो लोग उसके ऑफिस में मिलने के लिए लाइन लगाते थे अब फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उसका पुराना दोस्त फहद, जिसने साथ में बिजनेस शुरू किया था, अब दूरी बना रहा था। भाई, हालात साफ होने तक मैं अलग रहना चाहता हूँ। हाशिम ने फ़ोन पटक दिया। सब डरपोक है, मैं अकेला काफ़ी हूँ। फिर वही सपना, ऊंचाई, नीचे लोग हंसी। मगर इस बार जब ज़मीन खिसकी गिरती हुए उसने देखा कि नीचे कोई ज़मीन नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। वे पसीने में भीगा हुआ उठा। ज़ैनब ने पूछा, खैरियत? उसने झुंझलाकर कहा, बस सपना था। एक दिन फैक्ट्री में हादसा हुआ। एक मजदूर, वही गरीब वर्ग जिससे हाशिम को चिढ़ थी, मशीन में घायल हो गया। हालत गंभीर। मीडिया फिर पहुंच गई। जांच में पता चला सुरक्षा उपाय अधूरे थे। बजट बचाने के लिए कुछ सिस्टम नहीं लगाए गए थे। मजदूर की पत्नी अस्पताल के बाहर रो रही थी। हाजी साहब, मेरा घर उसी की कमाई से चलता है। हाशिम खड़ा था, कैमरे सामने थे। इस बार नोट निकाल कर देना काफ़ी नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार हल्की शर्म आई, मगर नफ्स अब भी लड़ रहा था। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। हाशिम रात को अपने आलीशान ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। दीवार पर लगी अपनी तस्वीर देखी। हज के दौरान काबा के सामने उसने खुद से कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वो मुझे यूं नहीं गिराएगा। मगर उसके अंदर एक आवाज़ आई, बंदा होने का सबूत क्या है? नमाज की पहली सफ या टूटे दिलों का बोझ? उसने उस आवाज़ को दबा दिया। बैंक ने कुछ संपत्तियां सील कर दी। नूर हाइट्स का प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से रद्द हो गया। निवेशक प्रदर्शन करने लगे, हमारे पैसे वापस करो। भीड़ उसके ऑफिस के बाहर नारे लगा रही थी। वही शहर जो कभी उसे सलाम करता था, अब उसे सवाल कर रहा था। ऊंचाई से गिरना दर्दनाक इसलिए होता है क्योंकि गिरावट सबके सामने होती है। उस रात पहली बार हाशिम रजा मस्जिद गया, मगर पहली सफ में नहीं खड़ा हुआ। पीछे, बहुत पीछे। नमाज के दौरान उसकी आंखों में आंसू आए, मगर वे समझ नहीं पा रहा था कि ये डर है या तौबा की शुरुआत। अभी फैसला बाकी था। घमंड पूरी तरह टूटा नहीं था। नूराबाद अब बदल चुका था। कभी जहां हाशिम रजा का नाम इज्जत से लिया जाता था, वहीं अब लोग फुसफुसाकर कहते, देखा, घमंड का यही अंजाम होता है। उसे सबसे ज्यादा जलन इस बात से थी कि लोग दया से देखने लगे थे। दया घमंडी इंसान के लिए सबसे बड़ा अपमान। अयान का वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज ने उसे निलंबित कर दिया। हाशिम ने कोशिश की, पैसे, पहचान, फ़ोन कॉल्स, मगर इस बार काम नहीं बना। प्रिंसिपल ने साफ कहा, हम अनुशासन से समझौता नहीं करेंगे। आयान घर लौटा तो उसका चेहरा तना हुआ था। सब मेरी वजह से हुआ या आपकी वजह से? उसने बाप की आंखों में देखते हुए कहा, तमीज से बात करो। हाशिम गरजा। आयान चीखा, आपने सिखाया कि पैसा ही सब कुछ है। आपने कभी किसी को इज्जत नहीं दी। मैं वही कर रहा था जो आप करते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज़ैनब के हाथ से गिलास गिर गया। हाशिम को पहली बार लगा उसका असली प्रतिबिंब उसके सामने खड़ा है, और वह प्रतिबिंब सुंदर नहीं था। फहद, जो सालों से उसका साझेदार था, अब आधिकारिक रूप से अलग हो गया। उसने शेयर बेच दिए। एक निजी मुलाकात में फहद ने कहा, हाशिम, मैंने कई बार समझाया था, मगर तुम सुनते नहीं थे। तुम्हें लगता था तुमसे बेहतर कोई सोच नहीं सकता। हाशिम ने ठंडे स्वर में कहा, तुम भी बाकी लोगों जैसे निकले। फहद ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं बस डूबते जहाज में खड़ा कप्तान नहीं बनना चाहता था, जो खुद को अजय समझता है। ये शब्द चुभे। डूबता जहाज? क्या वह सच में डूब रहा था? जिस मजदूर के साथ हादसा हुआ था, उसकी हालत बिगड़ गई। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। नाम था यूसुफ। उसके जनाजे में सैकड़ों लोग थे।
फैक्ट्री के मजदूर, उसके पड़ोसी, मस्जिद के लोग। हाशिम भी पहुंचा। पहली बार वे भीड़ में अकेला था। लोग रास्ता तो दे रहे थे मगर नजरें बदल चुकी थी। यूसुफ की छोटी छोटी, शायद 7 साल की अपनी माँ से पूछ रही थी, अब अब्बू कब आएंगे। उस सवाल ने हाशिम के भीतर कुछ तोड़ा। वे वापस गया, जेब में हाथ डाला, मगर इस बार नोट निकालना आसान नहीं था। यूसुफ की पत्नी ने उसकी तरफ देखा। नफरत नहीं थी, बस टूटा हुआ भरोसा था। उसने धीरे से कहा, साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए थे, बस उसका घर सही सलामत चाहिए था। ये वाक्य हथौड़े की तरह गिरा। घर लौटकर ज़ैनब ने पहली बार आवाज़ ऊंची की, अब भी नहीं समझेंगे आप? हाशिम थका हुआ था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ज़ैनब ने कहा, जानबूझकर नहीं, मगर घमंड में किया। आपने चेतावनियां अनदेखी की, लोगों को छोटा समझा, यही नतीजा है। हाशिम चुप रहा। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। मैं आयान को कुछ दिन के लिए अपने मायके ले जा रही हूँ। उसे इस माहौल से दूर रहना जरूरी है। ये चोट सीधी दिल पर थी। उसका घर बिखर रहा था। अब घर का बड़ा ड्राइंग रूम खाली लगता था। झूमर वहीं था, संगमरमर वहीं, मगर सन्नाटा भारी था। हाशिम ने पहली बार महसूस किया, दौलत शोर पैदा कर सकती है, सुकून नहीं। रात को उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं गलत हूँ? फिर नफ्स बोला, हालात खराब हैं, बस तुमने ही इंसान का सबसे बड़ा धोखा, खुद को सही साबित करने की जिद। वह मस्जिद गया। इस बार पहली सफ नहीं, ना ही बीच में, सबसे पीछे एक खम्बे के पास। नमाज के बाद वह उठ नहीं पाया, बैठा रहा। इमाम साहब पास आए। दिल भारी है। हाशिम की आवाज़ भर्रा गई। मैंने सब कुछ मेहनत से बनाया था, सब छिन रहा है। इमाम ने शांत स्वर में कहा, जो मेहनत से बनाया था वह रह सकता है, मगर आपने उसे अपने अहंकार की नींव पर खड़ा किया, और अहंकार की नींव रेत की होती है। हाशिम की आंखों से आंसू गिर पड़े। क्या अब भी वापसी हो सकती है? इमाम ने कहा, जब तक सांस है, दरवाज़ा बंद नहीं होता, मगर शर्त है, घुटनों पर आना पड़ेगा। कुछ दिन बाद बैंक ने आखिरी नोटिस दिया, अगर भुगतान नहीं हुआ तो उसका घर भी नीलाम हो सकता है। वे उसी ऊंची मंजिल के कैबिन में खड़ा था जहां से शहर छोटा लगता था। अब शहर छोटा नहीं लग रहा था, उसे खुद छोटा लग रहा था। फोन बजा। दूसरी तरफ यूसुफ की पत्नी थी। साहब, फैक्ट्री वालों ने कहा मुआवजा अभी तक पास नहीं हुआ। हाशिम के सामने 2 रास्ते थे, वकील के पीछे छिपकर कानूनी लड़ाई, आपकी बाकी बची इज्जत बेचकर सही मुआवजा देना। घमंड अभी पूरी तरह मरा नहीं था। उसने फ़ोन रखा, खिड़की से नीचे देखा। नीचे वही लोग थे जिन्हें वे चींटियां समझता था। आज वे इंसान लग रहे थे, और वे अपने ही बनाए मीनार पर अकेला खड़ा था। उस रात उसने फिर वही सपना देखा। अगर इस बार गिरते वक्त उसने हाथ फैलाया मदद के लिए, और अंधेरे में एक आवाज़ आई, तूने दूसरों के हाथ कब थामे थे? वे चीख कर उठा। दिल जोर से धड़क रहा था। हाशिम रजा के पास अब दिखावे के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बचा था। कई संपत्तियां बिक चुकी थी, कारोबार आधा रह गया था, दोस्त दूर, बीवी मायके में, बेटा उससे बात नहीं कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उसके पास बहाने भी कम पड़ने लगे थे। सुबह की आज़ान हुई। वे कई महीनों बाद बिना दिखावे के वज़ू करने गया। कोई नौकर नहीं, कोई इत्र नहीं, कोई खास कपड़े नहीं, बस एक साधारण कुर्ता। मस्जिद पहुंचा, और पहली बार उसे पहली सफ में खड़े होने में झिझक हुई। उसे लगा उसने इस जगह का हक खो दिया। वह सबसे पीछे खड़ा हो गया, सजदे में गया, और इस बार जल्दी नहीं उठा। उसके होठ कांप रहे थे। या अल्लाह, मैंने खुद को बड़ा समझ लिया था। तू मुझे छोटा कर दे, मगर बेइज्जत मत कर।
पहली बार उसने दुआ में सौदेबाजी नहीं की, सिर्फ स्वीकार किया। नमाज के बाद वे सीधे बैंक नहीं गया, ना ही वकील के पास। वे गया यूसुफ के घर। साधारण मोहल्ला, तंग गली, छोटा सा दरवाज़ा। दरवाज़ा यूसुफ की पत्नी ने खोला। उसे देखकर ठिठकी। हाशिम ने सिर झुका लिया। मैं मुआवजे के कागज़ लेकर नहीं आया, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। कमरे में सन्नाटा। उसने कहा, आपके शोहर की मौत में मेरी लापरवाही थी। मैं कानूनी भाषा नहीं बोलूँगा, मैं गुनहगार हूँ। ये शब्द उसके लिए तलवार से भी भारी थे। यूसुफ की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। अगर आपको पहले एहसास होता, वह वाक्य अधूरा रह गया। हाशिम ने अपनी बची हुई एक संपत्ति उसके नाम कर दी। बिना शोर, बिना प्रेशर, बिना फोटो। पहली बार उसने कुछ किया जो किसी को पता नहीं था। और अजीब बात, उसे भीतर हल्कापन महसूस हुआ। घर लौटते वक्त उसे फ़ोन आया। बैंक ने आधिकारिक रूप से उसके आलीशान घर की नीलामी की तारीख तय कर दी थी। वह कार में बैठ रहा था, कुछ मिनट चुप, फिर धीरे से मुस्कुराया। पहले होता तो वो गुस्से में पागल हो जाता, आज उसने बस कहा, ठीक है। ये असली संकेत था, नफ्स की पकड़ ढीली हो रही थी। वह खुद ज़ैनब के मायके गया। आयान सामने आया, आंखों में ठंडापन। हाशिम ने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। आयान चौंका। क्या? मैंने तुम्हें गलत सिखाया? मैंने समझाया कि पैसा ताकत है, मगर ताकत अखलाक में होती है। तुम जो बने उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये वही आदमी था जो कभी गलती मानता नहीं था। आयान की आंखें भर आई। अब्बू, क्या सब खत्म हो गया? हाशिम ने कहा, नहीं, अब शायद सही शुरू होगा। कुछ महीनों बाद घर बिक गया, बड़ा दफ्तर छोड़ना पड़ा, कारें चली गई। नूराबाद के उसी शहर में अब वह एक छोटे से मकान में रहने लगा। लोग हैरान थे, कुछ ताने मारते, कुछ दया दिखाते, मगर फ़र्क यह था, अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वे 5 वक्त मस्जिद जाने लगा, बिना किसी को प्रभावित किए। एक दिन वही बुजुर्ग, जिसको उसने कभी अपमानित किया था, सामने मिले। हाशिम ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा। उस दिन मैंने गलत किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, देर से समझना ना समझने से बेहतर है। समय बीता, रज़ा ग्रुप का नाम अब वैसा नहीं रहा, मगर जो बचा था वह ईमानदारी से चल रहा था। हाशिम खुद फैक्ट्री में खड़ा होता, मजदूरों से हाथ मिलाता, उनके साथ बैठकर खाना खाता। किसी ने पूछा, आपको शर्म नहीं आती? कभी आप शहर के सबसे बड़े आदमी थे। उसने शांत स्वर में कहा, तब मैं सबसे छोटा था, अब शायद थोड़ा बड़ा हुआ हूँ। कई साल बाद एक साधारण सी बीमारी में हाशिम बिस्तर पर था। अब ना महल था, ना शोर, बस परिवार। आयान अब समझदार हो चुका था। ज़ैनब की आंखों में सुकून था। हाशिम ने धीमे स्वर में कहा, मैंने बहुत देर से सीखा, मगर सीखा, याद रखना, घमंड इंसान को अल्लाह से नहीं, इंसान से पहले दूर करता है। उसकी आंखें बंद की। इस बार उसे सपना नहीं आया, ना ऊंचाई, ना गिरना, बस एक सुकून। घमंड तुरंत नहीं गिरता, वह पहले आधा गिरता है, फिर अकेला, फिर बेबस। और अगर इंसान नहीं झुके तो उसे तोड़ दिया जाता है। हाशिम तो तोड़कर बचा लिया गया। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। याद रखिए, घमंड इंसान को पहले अल्लाह से दूर करता है। आप झुकना पसंद करेंगे या टूटना? कमेंट में अपना जवाब लिखें और ऐसे ही इबरतनाक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।